तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना लेसन है वो है प्रकरण 8 धातु विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अयस्कों का सांद्रीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। सांद्रीकरण करने क्या होता है अब तो देखते हैं। सबसे पहले अयस्कों की मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अयस्कों से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धातुओं की यौगिकों को सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या बोला गया यहाँ पर? अयस्कों की मृदा अशुद्धियों को अलग करके, है ना। जो अयस्क होते हैं उनमें धातुओं के साथ साथ जो धातुएं होती हैं, धातुओं के आयन के साथ साथ उनके कार्बोनेट्स होते हैं, उनके क्लोराइड्स होते हैं, और उसके साथ बहुत सारे मिट्टी के कण और चट्टानों के कण पाए जाते हैं। तो उसमें से मिट्टी को अलग करना और धातुओं को अलग करना, ताकि हमको जो अपेक्षित धातु है, अपेक्षित यानी जो हमको चाहिए, जो धातु हमको चाहिए उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है साफ करके, उसे हम लोग कहते हैं सांद्रीकरण। इस प्रक्रिया में अयस्कों से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धातुओं की यौगिकों की सांद्रता में वृद्धि होती है ना। अपेक्षित धातुओं की सांद्रता में वृद्धि यानी क्या? मतलब कि उसमें से जब धूल मिट्टी कम हो जाएगा तो हमको बहुत अधिक मात्रा में, कुछ हद तक, बिल्कुल नहीं लेकिन 100% शुद्ध नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अधिक मात्रा में कुछ हद तक शुद्ध हमको धातु प्राप्त हो जाती है। सांद्रीकरण की विविध पद्धतियां हैं, परंतु किस पद्धति का उपयोग करें यह अयस्क से प्राप्त होने वाली धातु के भौतिक गुणधर्मों और अयस्कों में उपस्थित मृदा अशुद्धियों पर निर्भर होता है। साथ ही धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर और शुद्धिकरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर भी निर्भर होता है ना। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होती हैं। विल्फ्लेटेबल पद्धति होती है पृथक्करण की, और चुंबकीय पृथक्करण पद्धति होती है, निच्छालन पद्धति होती है। लेकिन कौन से धातु के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो कितना अभिक्रियाशील धातु है, जो धातु हम लोग प्राप्त करने वाले हैं वो कितना एक्टिव है, कितना अभिक्रियाशील है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर उस समय जब हम निष्कर्षण कर रहे हैं, सांद्रीकरण कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है वहां पे। सुविधाएं मतलब कौन कौन से मशीन हमको जो आवश्यक हैं वो उपलब्ध हैं, है ना। जो अनुपलब्ध है, जो हमको नहीं मिला है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमको मशीन प्राप्त है जिसके द्वारा हम निष्कर्षण कर सकते हैं, सांद्रीकरण कर सकते हैं, फिलहाल हम उसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, पहले कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता, और दूसरा कि उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी हैं। फिर सांद्रीकरण करते समय पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ऐसे विविध घटकों का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है ना। क्या लिखा गया है? सांद्रीकरण करते समय पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ऐसे विविध घटकों का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। यानी पॉल्यूशन कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम हो, इस बात का भी पूरा से पूरा ख्याल रखा जाता है। अयस्कों के सांद्रीकरण की कुछ सामान्य पद्धतियां आगे दी गई हैं, है ना। कुछ पद्धतियां दी गई हैं जो कि हमको यहाँ पर देखना है। पहला दिया है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, तीसरा है फेन उत्प्लावन पद्धति, फिर है निच्छालन। अब ये जो गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति है ये दो प्रकार से होती है ना। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है विल्फिली टेबल पृथक्करण पद्धति और दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। तो पहले हम देखते हैं विल्फिली टेबल के बारे में, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, क्योंकि गुरुत्वीय पद्धति का उपयोग ठीक के हल्के कणों से आसानी से अलग किए जाते हैं। क्या लिखा गया है? इस पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी कण, जो भारी कण होते हैं, जो धातुएं होती धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं, और जो उसमें मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो पानी में घुलनशील होके हल्की होके बाहर निकल जाती है ना। फिर मृदा अशुद्धि के हल्के कणों से आसानी से अलग किए जाते हैं। विल्फिली टेबल पृथक्करण पद्धति, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विल्फिली टेबल पद्धति के बारे में। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, एक डायग्राम आपका जो टेक्स्ट बुक का है, बाकी दो डायग्राम जो है जो ओरिजिनल डायग्राम है ना। ओरिजिनल मतलब जिस प्रकार का ये मशीन होता है विल्फिली टेबल, वो आपको एकदम ओरिजिनल पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इस डायग्राम में कि जो ये टेक्निक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक कोन की तरह बना हुआ है यहाँ पर, है ना।
ये कोन की तरह बना होता है। इसके अंदर वो सॉल्यूशन यानी मिट्टी और जो अयस्क होता है उसका जो घोल होता है वो डाला जाता है यहाँ से। अब वो यहाँ से निकलेगा और ये टेबल कंटिन्यू हिलता रहता है, कंपन करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि गाँव वगैरह में जब माँ होती है, वो जब कुछ सूप से पछोरती है ना? कचरे जब साफ करती है, उसको कैसे हम लोग उसको झटकते रहते हैं, हिलाते रहते हैं धीरे-धीरे। उसको बोलते हैं ना ढरकाना। तो एक प्रकार से ढरकाने का काम करता है। तो होता क्या है इसकी क्योंकि इसके साथ में पानी भी है ना? पानी में समझ लीजिए कि घुला हुआ मिट्टी का सॉल्यूशन है इस प्रकार से। अब जो खाँचे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से कि लाइन से खाँचे बने हुए हैं बारीक-बारीक। तो होता क्या है कि जो मिट्टी होती है वो आगे बह जाती है और खाँचों में जो था अयस्क के टुकड़े होते हैं भारी-भारी वो उसके अंदर रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं इधर पे, है ना? जमा हो जाते हैं इसी के ऊपर। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से इसी को कहते हैं विल्फुली टेबल पद्धति, है ना? अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें क्या काम होता है, पृथक्करण की इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े कम ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगाकर विल्फिल टेबल बनाया जाता है। यह टेबल लगातार कंपित होता रहता है। जिस टेबल मैंने बात की अभी, ये लगातार क्या होता है, कंपित होता रहता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी मृदा अशुद्धियाँ हैं इस प्रकार से, है ना? यहाँ पर क्या है, जो खाँचे बने हुए हैं, इनके अंदर ये इस प्रकार से देखिए अयस्क जो होते हैं, जो हमको अपेक्षित है, वो यहाँ पे अटक जाते हैं और पानी यहाँ से निकलता रहता है लगातार, है ना? यहाँ से अयस्क गिराया जाता है, यहाँ से पानी निकलता रहता है। अब इसके कारण क्या होता है कि क्योंकि हिल रहा है, तो पानी के साथ में जो मिट्टी का सॉल्यूशन होता है, वो इस प्रकार से यहाँ से बह के चला आता है ना? यह टेबल लगातार कैसा रहता है, कंपित रहता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। अयस्क का यह चूर्ण अयस्कों के छोटे टुकड़ों से बॉल मिल का उपयोग करके बनाया जाता है। टेबल के ऊपरी सिरे से पानी प्रवाहित करते हैं, है ना? होता क्या है कि यहाँ से बॉल मिल का उपयोग करके जो चूर्ण बनाया गया है, बॉल मिल क्या है हम लोग इसी में आगे देखेंगे इसके बाद। है ना? यहाँ से अयस्क गिराया जाता है और इस पाइप के अंदर से पानी, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। फिर हल्की मृदा अशुद्धि पानी के प्रवाह के साथ दूर बह जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर कि पानी के साथ में जो मृदा अशुद्धियाँ हैं, वो बह के साइड में निकल जा रही हैं, जिसमें अयस्क की मात्रा, है ना, अधिक और मृदा अशुद्धि की मात्रा कम होती है। ऐसे सभी भारी कण लकड़ी के छोटे टुकड़ों के पीछे अटक जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हल्की मृदा अशुद्धि जो है वो पानी के साथ बह जाती है, लेकिन जिसके अंदर जिसके अंदर एस की मात्रा अधिक है और मृदा अशुद्धि जिसके अंदर बहुत कम है, ऐसा जो होता है अयस्क की मात्रा जो होती है वो यहाँ लकड़ियों के पीछे देखिए यहाँ पे अटक जाती है ना? तो ये खाँचों में अटक जाती है यहाँ पर, जिसको कि बाद में निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से हमको शुद्ध रूप में या कुछ शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। अब ये देखिए इसको कहते हैं बॉल मिल। ये क्या है? बॉल मिल है ना? इसको बॉल मिल क्यों कहते हैं? मिल यानी चक्की की तरह काम करता है। यहाँ से देख रहे हो इनपुट होता है, इनपुट यानी कि जो हमको अयस्क को पीसना है, जिस अयस्क का पाउडर बनाना है, उस अयस्क को यहाँ से डालते हैं और अंदर जो ये बॉल्स देख रहे हो, मजबूत धातुओं के बॉल्स होते हैं, गेंदे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये बॉल्स हैं। ये क्या करती हैं? उन पत्थरों को पीसने का काम करती हैं। ये जो चक्र देख रहे हो कंटिन्यू इस प्रकार घूमता रहता है ना? सर्कल में घूमता रहता है। अगर आपने रोड पे कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा तो सीमेंट और गिट्टी को मिलाने वाला जो मशीन देखा है आपने, गोल-गोल घूमता रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये काम करता है ना? तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बॉल्स के अंदर से जब अयस्क जाता है तो ये कंटिन्यू घूमने के कारण जो बॉल्स होते हैं उस अयस्क को पीसने का काम करते हैं, उसको पाउडर बना देते हैं। अब जो पाउडर है वो धूल के रूप में बारीक होकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये दोनों तरफ क्या है? फीड मटेरियल है। दोनों तरफ से फीडिंग यानी कि डालने का काम होता है और जो चूर्ण बनता है यहाँ से अपने आप ऊपर पाउडर के रूप में उड़ता है। तो ये हो गया बॉल मिल का काम, है ना? फिर लास्ट में फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जब सारा पीस के हो गया तो इस प्रकार से प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लिया जाता है। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग रॉड मिल के बारे में। रॉड मिल भी सेम देखिए उसी प्रकार है, यहाँ से इनपुट है, इधर से डालेंगे, है ना?
अब यहाँ पे बॉल्स की जगह पे क्या है, रॉड्स हैं। ये मतलब धातु के लंबे-लंबे खंभे होते हैं। अब ये भी खंभे भी अंदर सर्कल में घूमते रहते हैं। इसका भी काम क्या है, इसे घूमना है ना? ये भी घूमता रहता है टैंक। और इसके अंदर जो रॉड्स होते हैं वो उन अयस्कों को पीसने का, पाउडर करने का काम करते हैं। सेम काम करते हैं। जो काम ये बॉल मिल करता है वही काम ये रॉड मिल भी करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। पहला है हमारा अ, जल शक्ति पे आधारित पृथक्करण पद्धति का कार्य आटे की चक्की के कार्य पर आधारित होता है। अभी हम लोगों ने पृथक्करण की जो पद्धति देखी, गुरुत्वीय पद्धति देखी, उसमें पहला क्या था, विल्फली टेबल पद्धति था। अब ये दूसरा क्या है, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति, है ना? बिल्कुल कैसा काम करता है ये, आटे की चक्की के समान। अब देख रहे हो जैसे कि आटे की चक्की में क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं डाला जाता है, फिर यहाँ पे मशीन के अंदर वो पीसा जाता है और फाइनली क्या होता है, यहाँ से आटा निकलता है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर खाली इतना है, क्या अंतर है देख लेते हैं हम लोग अभी। चक्की की तरह इसमें एक शंक्वाकार पात्र होता है, जो निचले सिरे पर शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है ना? ये बात किसके लिए कही गई है? इसके लिए शंक्वाकार पात्र होता है, जो निचले सिरे पर यानी नीचे कहाँ खुलता है? एक शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है। टंकी देख रहे हो यहाँ पे, शंक्वाकार टंकी, यहाँ पर ये ओपन होता है। फिर आगे देखते हैं, टंकी के ऊपरी सिरे पर पानी बाहर जाने के लिए एक टोंटी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाया गया है इंडिकेटर से। टंकी के ऊपरी सिरे पर पानी बाहर जाने के लिए एक टोंटी होती है और निचले सिरे से पानी छोड़ने के लिए नली होती है। अब इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ पर पानी नीचे से छोड़ा जा रहा है फव्वारे के रूप में, है ना? यहाँ से पानी फव्वारे के रूप में ऊपर छोड़ा जाता है। फिर होता क्या है, जो गंदगी अंदर रहती है वो पानी के साथ घुल के ऊपर जाती है और इस प्रकार निकल जाती है यहाँ से। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर बारीक पिसा हुआ अयस्क ऊपर से टंकी में डालते हैं। टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर की ओर भेजा जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, बारीक पिसा हुआ अयस्क ऊपर से टंकी में डालते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो। टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर की ओर भेजा जाता है। यहाँ से पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। मृदा शुद्धियां हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण वे टंकी के ऊपरी सिरे पर स्थित टोटी से पानी के प्रवाह के साथ बाहर निकल जाती हैं। अब डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हो कि जो हल्की-फुल्की धूल मिट्टी के कण थे, वो पानी के साथ घुल के इधर से निकल जाते हैं और जो भारी अयस्क के टुकड़े होते हैं, जो भारी होते हैं, वो नीचे जमा होते हैं तली में, है ना? वो नीचे तली में जमा हो जाते हैं। साथ ही अयस्क के भारी कण टंकी के निचले सिरे में तली में जमा किए जाते हैं, जिस प्रकार से आप डायग्राम में देख रहे हो। संक्षेप में कहा जाए तो यह पद्धति गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित होती है ना? तो ये किस प्रकार से होती है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पे आधारित है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। ओके। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, है ना? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये डायग्राम आता है अक्सर और इसका नामांकन करने के लिए आता है डायग्राम का। तो आप डायग्राम भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोस्टली क्या आता है कि 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आता है ना? 2 मार्क्स के लिए आता है ये। तो इसको आप ज़रा अच्छे से तैयार करिएगा। अभी देखते हैं हम लोग ये काम कैसे करता है। इस पद्धति में विद्युत चुम्बकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। लोहे के 2 प्रकार के रोलर और ऊपर लगातार गोल घूमने वाला पट्टा इस यंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण है इसके अंदर? लोहे के ये 2 रोलर और ऊपर घूमने वाला जो ये पट्टा है, बिल्कुल चक्की के समान। अगर आप चक्की में गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने। तो इस प्रकार का ये पूरा इसका एक सेटिंग होता है कपड़े एक इस मशीन का। रोलर पर घूमने वाले पट्टे पर जो सिरा अचुंबकीय रोलर की ओर होता है, उस सिरे पर अयस्क का चूर्ण गिराते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अचुंबकीय रोलर है। अचुंबकीय मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक पावर नहीं है ना? चुंबकत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर कोन है, यहाँ से अयस्क का पाउडर गिराया जाता है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि चुंबकत्व इसके अंदर तो नहीं है, तो पाउडर यहाँ से आगे जाता है। पाउडर जब यहाँ से आगे जाता है,
तो अब यहाँ पे क्या है, ये चुंबकीय रोलर है, इसके अंदर चुंबकीय बल काम कर रहा है ना? लेकिन इस पाउडर के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन-कौन से? एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय। तो जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी जो अचुंबकीय घटक हैं, वो तो घूमते-घूमते यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ पे इसके अंदर डब्बे में गिर जाते हैं। है ना? ऐसे घूमते-घूमते आएँगे आगे और डब्बे में गिर जाते हैं क्योंकि वो अचुंबकीय हैं, तो उनको मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ में जो चुंबकीय घटक है, इनके साथ में जो चुंबकीय घटक है, वो इसके ऊपर चिपके रह जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, चुंबकत्व है। अब चिपके रहने के कारण वो आते हैं इस डब्बे तक, इस डब्बे के नीचे तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। अब जैसे ही चुंबक को पट्टा छोड़ता है ना? ये पट्टा यहाँ पर जैसे ही चुंबक का ये रोलर छोड़ता है, तो उस पट्टे में से चुंबकत्व खत्म हो जाता है और फिर ये जो चुंबकीय पदार्थ है, वो यहाँ पर रखे हुए डब्बे में गिर जाता है। समझ में आया एक बार फिर से? है ना? क्या होता है कि जो अचुंबकीय घटक है, वो तो डायरेक्टली आके इसमें गिरेगा, लेकिन जो चुंबकीय घटक है, वो अभी तक इस पट्टे पर चिपका हुआ था, लेकिन जैसे ही ये पट्टा इस मैग्नेटिक चुंबकत्व वाले रोलर को छोड़ता है, इस पट्टे में से चुंबकीय जो चुंबकत्व होता है, वो खत्म हो जाता है। तो अब ये बिना जो चुंबकीय घटक है, यहाँ पर इस डब्बे के अंदर गिर जाते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय और अचुंबकीय घटक दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। अयस्क के अचुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित नहीं होते, अतः वह घूमने वाले पट्टे पर बहते-बहते आगे जाते, जैसे मैंने कि आप लोग को समझाया। चुंबकीय रोलर से दूर रखे संग्राहक में गिरते हैं, उसी समय अयस्क के चुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर पर चिपके रहने के कारण रोलर के पास रखे संग्राहक में गिरते हैं इसके अंदर। इस प्रकार अयस्क में उपस्थित चुंबकीय और अचुंबकीय कण उनमें स्थित चुंबकीय गुणधर्म के कारण अलग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पर, कैसिटराइट, ये टीन धातु का अयस्क है। अब ये जो कैसिटराइट नाम दिया है ना बच्चा, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टेनिक ऑक्साइड का आप सूत्र याद कर लेना, और अचुंबकीय घटक फेरस टंगस्टन, इन दोनों का अणुसूत्र आपको याद करना है। यह अचुंबकीय घटक होता है, विद्युत चुम्बकीय पद्धति से उनका पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं अभी, फेन उत्प्लावन पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है ना? डायग्राम भी ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम का आपको प्रैक्टिस करना है। पूरा डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा तो कम से कम आपको डायग्राम का जो नाम है, वो नाम लिखने के लिए ज़रूर आता है। तो आप इसका जो नामांकन करना है, वो ज़रूर सीखना आप लोग। इसका नाम है फेन उत्प्लावन पद्धति। इसको क्यों कहते हैं ऐसा, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें धातु के सल्फाइड के कण उनके जल विरोधी गुणधर्म के कारण प्रमुख रूप से तेल से भीग जाते हैं, और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा शुद्धियां पानी से भीग जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, है ना? इसके अंदर जो मिश्रण हम लोग इस्तेमाल करते हैं अयस्क का, उसमें दो चीजें होती हैं, जल स्नेही और जल विरोधी। जल स्नेही यानी क्या? जो जल से भीग जाए, जो पानी से भीग जाए, जो पानी के अंदर घुल जाए। और जल विरोधी क्या होता है? जैसे कि तेल हो गया, है ना? तेल कैसा होता है कि वो पानी से भीगता नहीं है, पानी से अलग हो जाता है। इवन तेल का कुछ पदार्थ, अगर किसी पदार्थ पे आपने तेल अगर लगा दिया, तो वो भी क्या होता है कि भीगता नहीं है पानी से। जैसे कि आप लोग क्या करते हो दिवाली के टाइम, आप लोग बनाते हो ना पानी के ऊपर जो आप रंगोली बनाते हो, तो क्या करते हैं, पहले अपना तेल लगा लेते हैं, फिर तेल के ऊपर रंगोली बनाते हैं और फिर पानी डालते हैं, तो अपने इसी गुणधर्म के कारण, जल विरोधी गुणधर्म के कारण क्या होता है कि वो पूरा रंगोली ऊपर आता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी काम करना है ना? इसमें क्या होता है, धातु के सल्फाइड के कण उनके जल विरोधी गुणधर्म के कारण पूर्ण रूप से तेल से भीग जाते हैं, और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा शुद्धियां पानी से भीग जाती हैं। इस पद्धति में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरी हुई एक बड़ी टंकी में डाल दें, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। इसके अंदर ब्लैक जो अयस्क है उसको डाल दिया गया है। फिर कुछ विशिष्ट वनस्पतियों के तेल, है ना, इसमें डाले जाते हैं। उसमें तेल मिलाया जाता है, किसका मिलाया जाता है? पाइन तेल, नीलगिरी तेल इत्यादि। ये क्या काम करते हैं? झाग निर्माण का काम करते हैं। तेल क्यों ऐड किया जाता है? झाग निर्माण के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो नाम मैंने लिया है ना, तेल कौन सी वनस्पतियों का, ये नाम भी पूछते हैं, है ना? ये नाम पूछा जाता है। तो कौन-कौन सा तेल है?
पाइन तेल और नीलगिरी तेल। उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है ना? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में जो आप पाइप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पर इस प्रकार फैला होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। अब ये मथनी की तरह होता है बीच का, इसको पूरा घुमाया जाता है, इसमें से हवा निकलती रहती है। सोचिए किसी पाइप में से कंटिन्यू हवा निकल रही है, उसको नीचे मथनी की तरह आप घुमा रहे हो, तो क्या बनेगा उससे? बुलबुला बनेगा। वो बुलबुले क्या होते हैं, इस तेल के साथ मिलकर, बुलबुला प्लस तेल मिलके क्या बनाता है? झाग बना देता है ना? अब वो झाग कैसा होता है? हल्का हो जाता है, हल्का होकर वो ऊपर तैरने लगता है। मथने का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि मथनी से घुमाकर यहाँ पे बुलबुले का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से बुलबुले बनते हुए दिखते हैं। मथने के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर झाग बनता है, जो जल की सतह पर तैरने लगता है। इसलिए इस पद्धति को फेन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि इस पद्धति को फेन उत्प्लावन पद्धति क्यों कहा जाता है? तो आपको जो पीछे का आंसर था पैराग्राफ और ये पैराग्राफ मिला के आपको आंसर लिखना है ना? फिर मथने के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले बनकर मिलकर झाग बनता है, जो जल की सतह पर तैरने लगता है। इसलिए इस पद्धति को फेन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। अभी आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा ऊपर झाग का निर्माण हो चुका है। यहाँ पे देखिए झाग का निर्माण हो चुका है और बुलबुले बन रहे हैं, साथ में ऊपर जा रहे हैं और इस बुलबुले के साथ में छोटे-छोटे जो अयस्क के कण हैं, वो भी ऊपर जा रहे हैं, है ना? विशिष्ट सल्फाइड अयस्कों के कण मुख्य रूप से तेल में भीगने के कारण झाग के साथ पानी पर तैरते हैं। क्योंकि जो सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड के कण होते हैं, जो अयस्क होते हैं, वो तेल से भीगे होते हैं। अब तेल कैसा होता है? तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है, तो झाग के साथ क्या हो जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। तो झाग में जितने भी अयस्क के कण होते हैं, वो ऊपर चले आते हैं और उनको समय-समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर, है ना? इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, झाग में अयस्क के कण दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो मृदा अशुद्धि होती है, देखिए जो मृदा थी नीचे, मृदा अशुद्धि वो नीचे जमा हो गई है। वो नीचे के पाइप से बाहर निकाल ली जाती है, इस प्रकार से, है ना? सांद्र यहाँ पे सल्फाइड्स को बाहर निकाल लिया गया है, मृदा अशुद्धियाँ यहाँ से बाहर निकल गई हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है? ज़िंक ब्लेंड और कॉपर पाइराइट। ज़िंक ब्लेंड और कॉपर पाइराइट के सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से धातु के निष्कर्षण के लिए, सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लास्ट वन है अपना निच्छालन पद्धति, है ना? लीचिंग। एल्यूमीनियम, सोना, चांदी इन धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने का पहला चरण अर्थात निच्छालन पद्धति। इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखते हैं। विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होकर अयस्क उसमें घुल जाते हैं, परंतु मृदा अशुद्धि की अभिक्रिया न होने के कारण वह नहीं घुलती, अतः वह अलग कर ली जाती है। क्या है यहाँ पर? एल्यूमीनियम, सोना, चांदी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल्यूमीनियम क्या है? जो कि बहुत सारे ऑक्साइड और सल्फाइड्स का निर्माण करता है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सोना चांदी क्या है? ये बहुत ही कम क्रियाशील, एक तरफ एल्यूमीनियम जो कि बहुत क्रियाशील है, एक तरफ सोना चांदी जो कि बहुत ही कम क्रियाशील है। इन अयस्कों का निष्कर्षण करने के लिए पहला चरण क्या होता है? निच्छालन। मतलब किसी को घोल के छानना, निच्छालन ही छानना होता है। इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखते हैं। मोस्टली क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में उसको भिगो के रखते हैं। किसके अंदर? NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड में, है ना? कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको। विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होकर अयस्क उसमें घुल जाते हैं। अब जो अयस्क है वो तो पानी उसमें केमिकल में घुल जाएगा, है ना? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में जो धातु है, धातु के अयस्क हैं वो घुल जाएँगे। लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी नहीं घुलती, है ना? मिट्टी नहीं घुलती, तब क्या होगा? जब छाना जाएगा तो अयस्क उस सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल जाएगा और जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी पीछे रह जाती है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट एल्यूमीनियम के इस अयस्क का सांद्रीकरण निच्छालन पद्धति से करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका है? बॉक्साइट का। इससे क्या मिलता है हमको?
एल्यूमीनियम मिलता है। इसी को पीस करके चूर्ण बना करके इसमें से एल्यूमीनियम धातु का निष्कासन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एल्यूमीनियम के अयस्क का नाम लिखिए, तो क्या है? बॉक्साइट, है ना? इस अयस्क को जलीय विलयन NaOH या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में भिगोकर रखने से उसका प्रमुख घटक एल्यूमिना घुल जाता है ना? अब ये हमको इस टाइम सॉल्यूशन में शुद्ध रूप से एल्यूमीनियम नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिल गया? एल्यूमिना मिल गया। मतलब बहुत हद तक हमको अब केवल धातु मिल चुका है, जो कि 2-3 धातुओं का मिश्रण है, लेकिन अब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से यानी विद्युतीय अपघटन पद्धति द्वारा अलग-अलग कर लिया जाता है। तो जो विद्युतीय अपघटन पद्धति होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके? हेलो? हाँ, किसी को कोई डाउट है बच्चों इसमें, इस लेसन में? जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं टीचर। ओके, हाँ तो ठीक है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का, उसके 4-5 सवाल रह गए थे, हेलो है ना? वो हेलो। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैम, हाँ, बोलिए। मुझे पूछना था सिर्फ ये कि मतलब बुक में से सिर्फ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएगा या फिर बुक में का किधर से भी उठा के दे देंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन? जैसा बच्चा आपको पता है कि अपना जो पेपर है अभी एक्टिविटी के फॉर्म में आता है ना, एक्टिविटी शीट आती है अभी, हाँ है ना? हाँ। अगर पिछला 1-2 पेपर देखा होगा तो ऑब्वियसली वो एक्टिविटी के फॉर्म में ही आएगा। आपको पूरा की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ के लेने की आवश्यकता है। ओके? केवल समझ के लेना है और रट्टा नहीं मारना हाँ है ना? रट्टा मतलब कि आपको किसका मारना पड़ेगा? सिर्फ सूत्र वगैरह जो है आपको जो फ़ॉर्मूला होता है तत्वों का या फिर जो वो याद करना पड़ेगा। ओके? हेलो टीचर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो टीचर। हाँ, नेटवर्क हाँ, बोलिए कौन बोल रहा है? टीचर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नेटवर्क इश्यू होगा बेटा। रुकिए मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ अभी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। टीचर में आया नेटवर्क में। हम लोग सवाल देख लेते हैं। मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। सवाल ओके देख लेते हैं टीचर। हम लोग अपना अपना आवाज बंद कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन, प्रकरण 7 लेंस और उनके उपयोग, जिसमें कि हम लोग को देखना है पहले कार्टेशियन संकेत चिन्ह, है ना? कार्टेशियन संकेत चिन्ह क्या होते हैं? आपने पढ़ा ही है। कार्टेशियन चिन्ह संकेत के अनुसार प्रकाशीय केंद्र O को मूल बिंदु मानते हैं। मुख्य अक्ष संदर्भ चौखट में एक्स अक्ष माना जाता है। संकेत चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जितना भी संख्या होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं और राइट साइड में जितनी होती है सब पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं सब नेगेटिव होते हैं, है ना? यानी कि बाएं साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और दाएं साइड में सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो उसी प्रकार इस हम लोग कार्टेशियन चिन्ह प्रणाली में एक जो मुख्य अक्ष होता है, यानी कि लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम लोग मुख्य अक्ष मानते हैं और उसके दाएं साइड में सभी चिन्ह जो भी होंगे, जो भी आंकड़े होंगे, जो भी डाटा आपको दिया जाएगा, लेंस की दूरी, इमेज की दूरी, सब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और दाएं बाएं साइड में जितना भी लेंगे सब नेगेटिव लेते हैं हम लोग।
है ना, ने वस्तु का स्थान एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो आगे नियम दिए गए, वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखते हैं। जो वस्तु है लेंस के कहाँ पे होता है, और बाईं ओर होता है। और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापी जाती हैं। आप डिस्टेंस मापना स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये है आपका सेंटर, है ना, मुख्य अक्ष का जो सेंटर है इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र ओ। तो यहाँ से आपको दूरी मापना स्टार्ट करनी होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ओके, तो फिर आगे दिया है, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, तो बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जैसा मैंने कि अभी कहा कि जो दूरियां होती हैं वो दाईं ओर की धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की दिशा में धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, ऊपर की डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु रखी गई है, उसकी हाइट, वस्तु जो रखी गई है उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई वो पॉजिटिव होती है। फिर उसका जो इमेज बन रहा है अगर वो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव, और अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो वो पॉजिटिव माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। फिर है, उत्तल लेंस का नाभ्यांतर धनात्मक और अवतल लेंस का नाभ्यांतर ऋणात्मक होता है ना। जो उत्तल लेंस होता है उसका नाभ्यंतर हमेशा याद रखिए धनात्मक होगा, और जो अवतल लेंस का नाभ्यंतर है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। फिर है लेंस का सूत्र। वस्तु की दूरी को मानते हैं u, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, नाभ्यंतर यानी फोकल लेंथ होता है f, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम इस फार्मूला के द्वारा शो करते हैं। कौन सा फार्मूला है ये, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये किसी भी गोलीय लेंस के लिए वस्तु की लेंस से सभी दूरियों के लिए सूत्र समान है, परंतु सभी दूरियों के लिए चिन्ह संकेत को उचित पद्धति से उपयोग करना। ओके, अभी आगे है लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन, मैग्निफिकेशन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तथा वस्तु की ऊंचाई h1। इतना याद रखिए कि आपको ये याद होना चाहिए कि h2 यानी क्या होता है, h1 यानी क्या होता है। h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई h1, है ना। और इन दोनों का जो अनुपात है उसको कहते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। कितना अपने ओरिजिनल वस्तु के हिसाब से कोई वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, उसी का अनुपात जो निकाला जाता है उसको कहते हैं आवर्धन, है ना। फिर आवर्धन को हम लोग इस प्रकार भी शो कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा, क्योंकि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यानी h2, है ना, वो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है ना, u दूरी पे बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे v, हाँ v दूरी पे बनता है तो हो जाएगा v, और वस्तु की दूरी क्या होती है u, है ना। वस्तु की दूरी क्या होती है u होती है, जो कि बाएं साइड में होती है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे दो फार्मूला मिलता है, h2 और h1, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और m इज इक्वल टू v अपॉन। ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हमको वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई प्राप्त हो और हमको उनका आवर्धन ज्ञात करना हो। अब मान लीजिए हमको h2 h1 नहीं दिया है, हमको दिया है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई है, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। आपतित प्रकाश किरणों के अभिसरण अथवा अपसरण करने की लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति लेंस के नाभ्यंतर पर निर्भर होती है, नाभ्यंतर पर निर्भर होती है, इतना याद रखिए, है ना। पी शक्ति का यानी कि लेंस का पावर इसके ऊपर डिपेंड करता है, एफ पे, नाभ्यंतर पर। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त किए गए नाभ्यंतर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। फार्मूला बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू 1/f, और F जो है यानी जो नाभ्यंतर है वो हमेशा मीटर में। अब पावर की इकाई है डायोप्टर, एक एक अपने जगह पे एक लिखेंगे, F फोकल लेंथ, उसकी दूरी मीटर में मापते हैं, है ना, सब यूनिट में लिखा गया है यहाँ पर। फिर है लेंसों का समायोजन। मान लीजिए कि 2-3 लेंस अगर दिए गए हैं तो उनका एडिशनल इफेक्ट क्या दिखाई देगा,
उनका एक संयुक्त रूप से क्या प्रभाव, कितना शक्तिशाली लेंस निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं लेंसों का समायोजन। नाभीय अंतर F1 तथा F2 वाले दो लेंस परस्पर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, F1 तथा F2 वाले दो लेंस परस्पर स्पर्श कराने का मतलब क्या, एक दूसरे को साथ में रखा गया है इस प्रकार से, है ना। फिर उनका परिणामी नभीय अंतर F होता है, यानी दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के जो रिजल्ट आएगा वो होगा कितना, 1/f। उसका सूत्र निम्न प्रकार से दिया गया है ना, सूत्र यही होगा। अब देखिए पावर का, P1 तथा P2 ये दो लेंसों की शक्ति होने पर लेंसों का परिणामी शक्ति, अब लेंसों की जो परिणामी शक्ति है वो क्या हो जाएगी, ये P1 और P2 को जोड़ने पे मिलेगा हम लोग को ये सूत्र, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग को कौन कौन सूत्र याद रखना है, एक तो जो हमको दिया गया है समायोजन का, दूसरा शक्ति का, यहाँ पे दो शक्ति है, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, इस प्रकार से तीन हमको याद रखना है। और पीछे का ये लेंस, ये फार्मूला है, और साथ में अपना संकेत प्रणाली वाला जो हमारा एक फार्मूला था, ये सिंपल लेंस वाला, ये याद रखना है हम लोग को, है ना। हेलो टीचर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है। हेलो टीचर, कोई अटेंडेंस नहीं लगा, मैं लगा दूं? वो तुम रहने दो फिलहाल, अभी अभी फिर पढ़ा लेने दो मुझे। यस टीचर। ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल एक दिया गया है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यांतर 10 सेंटीमीटर होने पर प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थान तथा आकार बताइए। उस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे हमको आवर्धन भी निकालना है ना। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के रूप में आपको शो किया है कि क्या कंडीशन हमको दिया गया है। वस्तु की ऊंचाई है h1, वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, h1, है ना। ये h1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे, है ना, मैंने शो किया है 5 सेंटीमीटर। और फिर है उसके बाद 10 सेंटीमीटर, नाभ्यांतर कितना दिया गया है, f कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, किसका नाभ्यांतर, इस लेंस का नाभ्यांतर, है ना, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। फिर दिया गया है वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू, है ना। और यू कितना हो गया, -20, -20 क्यों लिया है हम लोगों ने, क्योंकि ये दूरी किस तरफ है, ये मुख्य अक्ष के बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, हम लोगों ने अभी कार्टेशियन चिन्ह प्रणाली में पढ़ा था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है हमको, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है h2, और प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है ना। यहाँ पे ऊंचाई जो दिया थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये ऊंचाई नहीं होगी, यहाँ पे दूरी होगी, तो उसको बोलते हैं v। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो हमको v निकालना है, और उसके साथ में ऊंचाई यानी h2 निकालनी है, और m यानी आवर्धन निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे v यानी प्रतिबिंब की दूरी, उसके लिए फार्मूला रखेंगे ये वाला, है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग को f में से, क्योंकि हमको u निकालना है, तो जो 1/u है ये नेगेटिव है, ये इस तरफ जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपना जब साइड चेंज करता है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ये तो आप लोग को आता ही है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूला मिल गया हम लोग को। अभी अभी जो हम लोग को यहाँ पे सारे ये वैल्यूज दिए गए हैं, हम लोगों को यहाँ पर रख लेना है। u की जगह पे क्या हो गया, -20, f की जगह पे हो गया 10, है ना। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को तिर्य गुणा करना है, नीचे का नीचे करना है। आप चाहे तो उसका लसा भी निकाल सकते हो, तो लसा भी निकाल के भी यहाँ पे काम चल जाएगा। कितना मिला यहाँ पे, -1 + 2/20, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, एक धन एक ऋण, तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमको कितना मिला, 1/20। अभी v क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको 1/v मिला है 1/20, तो v क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 20 मिल जाएगा हमको, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से है ना, उसका इन्वर्स कर दिया हम लोगों ने। अभी प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गई, कितनी है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है।
मतलब डायग्राम कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूसरी ओर प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे था जब ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, तो नेगेटिव था, इमेज बन रहा है इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्योंकि हमको पॉजिटिव आंसर मिला, मतलब कि इमेज कहाँ बन रहा है, इस तरफ, दाएं तरफ बन रहा है ना। अभी क्या निकालना है हमको यहाँ पर, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, H2/H1 हमको, लेकिन अभी तक H2 मिला नहीं है, तो हम लोग आवर्धन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो फार्मूला है अपना, वो फार्मूला यूज करेंगे। m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू V/U। फिर H2 बराबर क्या हो जाएगा, V/U इंटू H1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, ये फॉलो करना है। फिर H2 बराबर हो जाएगा 20/-20। 20 क्या आया था हमारा, V आया था, -20 क्या है, वो U है। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचा, -1। अब 5 का ऋण 1 में गुणा करोगे तो ऋण 5 आएगा, तो H2 कितना आ गया, ऋण 5, है ना। अब इतना ध्यान दीजिए कि वस्तु की ऊंचाई भी 5 है और वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 है, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि 5 उतना ही बड़ा, वस्तु के बराबर ही ऊंचाई बन रही है, वस्तु के बराबर ही इमेज बन रहा है, लेकिन वो उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। अभी क्या निकालेंगे यहाँ पर, हमको आवर्धन निकालना है, तो V/V, ये हो गया माइनस। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा आवर्धन का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना है। आपने पहले भी पढ़ा था कि प्रतिबिंब अगर नेगेटिव बनता है, उल्टा बनता है, मतलब कि वो रियल इमेज है, वास्तविक है, उसको हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। अगर इमेज पॉजिटिव बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब वो काल्पनिक है, उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इमेज बन रहा है, लेकिन पर्दे पर नहीं ले सकते। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे बन गया। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, किसी उत्तल लेंस का नाभ्यांतर 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। नाभ्यांतर कितना है, एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इतना याद रखिए, क्योंकि जो नाभ्यांतर होता है मीटर में निकालते हैं हम लोग, कभी सेंटीमीटर में नहीं निकालते। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपको जो डिस्टेंस, ये नाभ्यांतर अगर सेंटीमीटर में देता है, तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, एक चीज हमेशा याद रखिए। बाकी डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वो सब सेंटीमीटर में चलेगा, लेकिन जैसे ही आपको शक्ति की बात आती है, यहाँ पर नाभ्यांतर की बात आती है, आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, लेंस की शक्ति यानी P बराबर कितना है, 1/f। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 1/0.2। ये तो हल करने आपको आएगा ही, 1/0.2 कैसे हो जाएगा। अब चलिए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा ना, 10/2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ओके, तो हमारा फिर अब ये कितना आ गया, शक्ति, लेंस की शक्ति, फायर डायोप्टर। डी लिखना आवश्यक है, उसका यूनिट है, शक्ति का इकाई है डायोप्टर। लेंस की शक्ति जो होती है उसका यूनिट होता है डायोप्टर, वो हमेशा आपको लिखना है आंसर के साथ, बिना उसके यूनिट के आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। ओके, वैसे सवाल 1 नंबर का आता ही है। नेक्स्ट वन देखते हैं, डॉक्टर ने दृष्टि दोष के निराकरण के लिए +1.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी। उस लेंस का नाभ्यांतर कितना होगा। लेंस का प्रकार पहचान कर नेत्र दोष कौन सा होगा, है ना, ये भी हमको लिखना है। अभी लेंस की शक्ति कितनी दी गई है, +1.5 डायोप्टर। लोग पूछते हैं ना, तुमको ऋणात्मक, तुमको माइनस में चश्मा लगा है कि प्लस में लगा है ना, चश्मे की शक्ति पूछते हैं वो लोग। चश्मे की शक्ति यहाँ पे कितनी है, 1.5 डायोप्टर। लेंस का नाभ्यांतर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P, है ना। अभी हम लोगों ने पीछे सूत्र पढ़ा था, P इज इक्वल टू 1/F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F इधर आएगा तो P इधर आ जाएगा, तो वही हम लोग का यहाँ पे हुआ है ना। F इज इक्वल टू 1/P मीटर। तो P की जगह पे कितना लिख लिया, 1/1.5 लिख लिया P की जगह पे। अभी ऊपर नीचे दोनों जगह क्या किया गया, 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो कितना मिल गया, 10/15। अब सिंपल सा हो गया सवाल बिल्कुल, 5 दूनी 10, 5 तियां 15,
तो 2/3 आ गया। इसको हल करने पे कितना मिलेगा हमें? 0.666 मीटर। अब ये 66 क्या है? ये अखंडित आवर्ती दशमलव आता रहेगा, तो हमको खाली बस 2 डिजिट तक लेना है, या फिर आप इसको 0.67 भी कर सकते हो। ये आपको पता ही होगा कि अगर 5 चेरा संख्या है तो एक हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो गया? 0.67 मीटर। तो लेंस का प्रकार क्या हो गया? उत्तल लेंस। क्योंकि पॉजिटिव में आ रही है शक्ति, तो लेंस का प्रकार हो गया उत्तल। नेत्र दोष कौन सा हो गया? दूर दृष्टि दोष। क्योंकि हम लोग जो उत्तल लेंस है वो दूर दृष्टि दोष में ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि ऋणात्मक चश्मा कहाँ पे लगता है, धनात्मक चश्मा कहाँ पे लगता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा आपको 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस के सामने, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका लेंस है इसका नाभ्यंतर यानी एफ है 10 सेंटीमीटर। इसके सामने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, नेगेटिव रहेगा ये, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, यानी ये क्या हो गया? H1, है ना। इसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को। देखते हैं आगे। वस्तु की ऊंचाई यानी H1 कितना है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U -25 क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि वो बाएं साइड में है। अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी क्या? फैलाने वाला लेंस, जो एक तरफ अभिसरित करता है, जमा करता है। अपसारी नहीं है, अभिसारी। अभिसारी यानी कि एक तरफ जमा करने वाला। तो ये इस प्रकार का लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। लेंस का नाभ्यंतर दिया है 10 मीटर, है ना। तो प्रतिबिंब का स्थान हमको ज्ञात करना है, यानी V का मान निकालना है। प्रतिबिंब का आकार H2 निकालना है। प्रतिबिंब का स्वरूप ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे V का मान। उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये फॉर्मूला। अभी क्या करना है कि हमको, क्योंकि 1/V चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है जब इस तरफ आएगा तो ये जो नेगेटिव है ये तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होगा, है ना। फिर 1/V हो गया 1/F प्लस 1/U। अब सारे वैल्यूज क्या करेंगे? F बराबर 10 लिख लिया, Q बराबर -25 लिख लिया। ओके, अब हमको इसको हल करना है ना। तो हल करने पे क्या सिंपल फार्मूला है, तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे कर लीजिए। हो गया 25 से कम 25, 10 से कम 10, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया 250। ओके, अब आगे क्या होगा? 25 में से 10 गया, कितना बचा? 15 बचेगा। 15/250, जो कि आगे के स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अभी क्या मिला? 1/V इज इक्वल टू 15/250। तो 1/V हो गया 3/50। 5 से डिवाइड किया है, देखिए 5 तियां, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 तियां 15, फिर 5 बचे 25, आगे 0 लिख दिया, है ना। तो हमको क्या मिल गया अभी? 1/V इज इक्वल टू 3/50। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिवर्स, इनवर्स कर दिया यहाँ पे, देखिए 50/3 हो जाएगा। अब इसको हल करने पे हमको कितना मिलेगा? यहाँ पर 16.666 सेंटीमीटर। फिर आगे यही है, अखंडित आवर्ती दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, एक नंबर बढ़ा के। V इज इक्वल टू मिल गया हमको 16.67। तो क्योंकि धनात्मक आया हमारा आंसर, मतलब प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? दूसरे तरफ, दाएं तरफ है ना। 16.6 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब का आकार निकालना है हमको अभी, है ना। तो आकार के लिए क्या करेंगे? आवर्धन H2/H1 इज इक्वल टू V/U। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? H2 इज इक्वल टू V/U इंटू H1। अब इनका मान रखने पे, हल करने पे क्या आता है हमको? 16.67। V बराबर कितना आया था अभी? 16.67 आया था। U बराबर कितना है? -25। और यहाँ पे H1 है कितना? 5। तो फिर यहाँ पर अभी अब यहाँ पर देखिए, 5 एकम 5, 5 बचे 25, है ना। तो कितना आ गया अभी? 16.67/-25। अब इसको हल करने पे हमको मिलेगा -3.334 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको मिलेगा H2, यानी कि
जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी ऊंचाई कितना है? ऋणात्मक है 3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, तो प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया? -3.33 सेंटीमीटर। और निगेटिव है, निगेटिव मतलब कि वास्तविक है, जो इमेज है वो वास्तविक है, पर्दे पे उसको हम लोग ले सकते हैं। तो प्रतिबिंब का स्वरूप हो जाएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ये हमारा यहाँ पे सवाल इस प्रकार से हल होता है। अभी थर्ड वन देखिए, 2.5 तथा 1.7 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस एक दूसरे के समीप रखें तो उनकी कुल शक्ति कितनी होगी? बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर के लिए आ सकता है। 1 नंबर के लिए आएगा। देखिए 3 लेंस हैं, तीनों की शक्ति दी गई है 2 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 1.7 डायोप्टर, तो कुल शक्ति क्या हो जाएगी? P1 P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको ऐड कर देना है, कितना आएगा? 6.2 डायोप्टर। इसका इस प्रकार से डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है ना? कि कोई जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, मैंने जैसे आपको समझने के लिए बना दिया यहाँ पर। P1 P2 P3 तीनों को साथ में रखेंगे तो कंबाइन इसका शक्ति कितना होगा, यही पूछा गया था यहाँ पर। लास्ट वन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है ना? कोई वस्तु है वो 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए कि इस वस्तु का यहाँ पे हाइट नहीं दिया गया, ऊंचाई नहीं दिया गया है। फिर क्या है? उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है ना? अब इसका इमेज दिया है कि कितना दूरी पे इमेज हमको मिल रहा है, लेकिन इमेज की भी ऊंचाई नहीं दी गई है। यानी हमको u दिया गया है और v दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है? लेंस का नाभ्यांतर कितना होगा? लेंस अपसारी है या अभिसारी, ये दो चीज हमको ज्ञात करनी है। पहले f निकालना है, फिर उसका स्वरूप निकालना है कि अपसारी है कि अपसारी है। यानी अभी तक हमको लेंस क्लियर नहीं है कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, और इसीलिए मैंने लेंस की जगह पे यहाँ पे क्या बनाया है? क्वेश्चन मार्क बनाया है। आगे हल करते हैं। 1/f होता है 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस का फार्मूला है। सारे वैल्यूज जो हमको दिए गए हैं पहले उसको ना लिख लेते हैं इस प्रकार से, है ना? v कितना दिया गया था? -20 लिख लिया। u कितना था? -60 लिख लिया यहाँ पर। अभी वो क्या करना है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसको पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, 160 माइनस 120, है ना? अब क्या करना है इसका? चलिए लसा भी निकाल लिया हम लोगों ने, है ना? फिर क्या हो गया यहाँ पे? 160 माइनस 3/60। अभी इनका जो ये था हर समान हो गया, हर समान हो गया, तो डायरेक्टली इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस, -2/60 आ गया। तो f कैसे मिलेगा हमको? इसको रिवर्स करके इनवर्स करके 60/2 आ गया। f बराबर मिल गया हमको -30। क्यों? 2 3 6, 30 मिल गया। f बराबर मिल गया -30। अब क्योंकि नाभ्यांतर ऋणात्मक है, तो हमको तो पहले से ही पता है कि जो ऋणात्मक नाभ्यांतर होता है किसका होता है? वो अपसारी का, यानी अवतल लेंस का होता है ना? अवतल लेंस का होता है। तो फिर अब ये किस प्रकार का लेंस होगा? ये अपसारी लेंस होगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना सवाल यहाँ पे हल हो गया। ये आपको मैं एक सवाल दे रही हूँ जो आपको खुद से हल करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और आपकी मदद के लिए मैंने कौन-कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे वो भी लिख दिया है। पहला फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर आवर्धन का फार्मूला m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u, प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? v/u इंटू h1। ओके, और सवाल आपको दिया गया है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यांतर 10 सेंटीमीटर होने पर प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थान, आकार व आवर्धन की गणना कीजिए। है ना? अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार होगा। एक इस प्रकार से एक्सिस है, उत्तल लेंस है ना? 15 सेंटीमीटर यानी यू कितना है? 15 है। यहाँ पर एक लंबवत वस्तु रखी गई है, वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यांतर, ये लेंस का जो एफ है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है मान लीजिए, तो इसका जो नाभ्यांतर है वो कितना है? एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना? तो हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर? हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब का स्वरूप, यानी वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये ज्ञात करना है। स्थान, है ना? v निकालना है।
कहाँ बन रहा है, स्थान निकालना है हमको, v का मान निकालना है, आकार व आवर्धन की गणना, यानी आपको इसकी हाइट निकालनी है इमेज की और m निकालना है, m भी निकालना है, h2 निकालना है, v निकालना है और उसका स्वरूप है वो भी ज्ञात करना है। ओके, तो फिर ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगी। फिलहाल हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो तो वह भी पूछ सकता है। हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं टीचर। ओके, चलिए अपना मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। यस टीचर।